सचिन पायलट के बगावती तेवरों के चलते राजस्थान में गहलोत सरकार पर सियासी संकट बरकरार। कांग्रेस विधायक दल की बैठक ने गहलोत के समर्थन में प्रस्ताव किया पारित। पायलट सहित बागी विधायक नहीं हुए बैठक में शामिल। कांग्रेस ने पायलट को एक और मौका देते हुए आज फिर बुलाई विधायक दल की बैठक। भारत और चीन के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बैठक आज। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री की बातचीत के बाद से सीमा पर तनाव में आ रही है कमी। आज की बैठक से हालात में और सुधार होने की उम्मीद। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने दक्षिण चीन सागर पर बीजिंग के दावे को बताया गैर कानूनी। कहा, अमेरिका बीजिंग के इस अवैध दावे के खिलाफ दक्षिण चीन सागर में अपनी नीतियों को कर रहा है और मजबूत। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने से असम में बाढ़ के हालात हुए गंभीर। राज्य में बाढ़ से 6 और लोगों की मौत। 21,60,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर फिलहाल स्थिर। देश भर में कोरोना का रिकवरी रेट 63% पर बरकरार। 19 राज्यों में रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से ज्यादा। देश में पिछले 24 घंटे में कुल 2,86,000 नमूनों की हुई जांच। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कुलबर्गी में लॉकडाउन लागू। बेंगलुरु में आज रात से 1 सप्ताह का लॉकडाउन होगा लागू। कोरोना संक्रमण के वैश्विक मामले 1,30,00,000 के पार। दुनिया में कोरोना महामारी से 5,72,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फिर चेताया। कहा, लोगों ने अगर जरूरी सावधानियों का नहीं रखा ख्याल तो हालात हो सकते हैं और खराब। नमस्कार, डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को अब विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के सियासी ड्रामे की, जहां पर लगातार सियासत रोज बदल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल राज्य के सियासी समीकरणों को साफ करने के लिए विधायकों की बैठक बुलाई और उसके बाद विधायकों को एक होटल में भेज दिया। कल दोपहर को हुई बैठक में कांग्रेस विधायक दल ने अशोक गहलोत सरकार के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया। विधायक दल ने बागी गुट पर कार्रवाई का भी ऐलान किया। लिहाजा आज 10 बजे विधायक दल की बैठक फिर से बुलाई गई है। इन कड़े तेवरों के बीच सचिन पायलट के बगावती सुर बरकरार है और वे कल बुलाई गई विधायकों की बैठक में नहीं पहुंचे। फिलहाल कांग्रेस ने विधायकों की घेराबंदी शुरू कर दी है। कल विधायक दल की बैठक के बाद से ही विधायकों को होटल रवाना कर दिया गया है। वहीं सचिन पायलट समर्थक विधायकों के मानेसर के रिजॉर्ट में मोर्चाबंदी करने की खबरें भी हैं। सचिन पायलट सहित जो विधायक कल बैठक में नहीं पहुंच पाए, उन्हें एक और मौका देते हुए आज भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। और उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था, आपराधिक मामलों से जुड़ी जांच और दूसरे मुद्दों को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार कानपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए लाइव। असलहों से फायर कर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर सरकारी असलाह भी लूट लिया गया था। इस संबंध में थाना चौबेपुर पे अपराध 192/20, धारा 147, 148, 149, 302, 307, 120B, 415 आईपीसी व 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं लूटे गए असलहों के बरामदगी हेतु एसएसपी कानपुर नगर द्वारा एसपी पश्चिमी, एसपी आरए के नेतृत्व में कई टीमें गठित की गई थी। आज 14/7/2020 को एसओजी टीम, शिवराजपुर पुलिस व रेल बाजार पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त एवं 50,000 का इनामिया अभियुक्त शशिकांत उर्फ सोनू पुत्र प्रेम कुमार उर्फ राजाराम निवासी बिकरू थाना चौबेपुर को रात्रि 2:50 बजे मेला तिराहा कस्बा चौबेपुर से गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ से उसने घटना में अपनी संलिप्तता के साथ विकास दुबे, अमर दुबे, अतुल दुबे, प्रेम कुमार, प्रभात मिश्रा, बउवन, हीरू, शिवम, जिलेदार, राम सिंह, रमेश चंद्र, गोपाल सैनी, अखिलेश मिश्रा, विपुल, श्यामू वाजपेयी, राजेंद्र मिश्र, बाल गोविंद दुबे, दयाशंकर अग्निहोत्री आदि लोगों का घटना में सम्मिलित होना बताया गया। यह भी बताया गया कि लूटा गया असलाह अपने व विकास दुबे के मकान में विकास दुबे के कहने पर छिपा दिया गया है। इसी की निशानदेही पर विकास दुबे के घर से AK-47 राइफल जो लूटी गई थी, मैं 17 कारतूस व शशिकांत के घर से इंसास राइफल और उसके 20 अदद कारतूस बरामद किया गया है, जिस संबंध में अब अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। बरामदगी एक अदद AK-47 राइफल व 17 जिंदा कारतूस सरकारी, दूसरा एक अदद इंसास राइफल, मैं 20 अदद जिंदा कारतूस सरकारी। इस प्रकार इस केस में कुल 21 अभियुक्त नामित थे, जिसमें से इनको मिला के 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम श्यामू वाजपेयी, जहान यादव, दयाशंकर अग्निहोत्री व शशिकांत। इसमें अब तक 6 अभियुक्त विभिन्न तिथियों में पुलिस कार्रवाई में मारे गए हैं, जिनका नाम है विकास दुबे, राजाराम, अतुल दुबे, अमर दुबे, प्रभात मिश्रा व प्रवीण दुबे। 120B में 7 अभियुक्त जेल गए हैं। 216 में 2 अभियुक्त जेल गए हैं। अब नामित वांछित अभियुक्तों की संख्या शेष 11 रह गई है। इसके अतिरिक्त 2 व्यक्ति जो कि महाराष्ट्र में पकड़े गए हैं, उनका नाम है गुड्डन त्रिवेदी एवं सोनू, उनको रिमांड पर लेके यहाँ की पुलिस आ रही है। इस संबंध में आगे की कार्रवाई जो भी है नियमानुसार की जाएगी। पुलिस का असला बरामद नहीं हो पाया, कई गाँव पुलिस गया तो दीवारों से मिल गया, ये पुलिस का वेपन क्यों नहीं पाया? सवाल पूछता ही है ना, इतनी पुलिस वहाँ छापा डालती रही, बाद में मिल गया पुलिस को क्या पैमाना वगैरह बना गया। पकड़ो तो सरकारी है ना सर, दोनों पुलिस की सरकारी इधर देख ले सर, इधर देख ले सर, सर एक बार देख ले। हम लोग को सवाल पूछे, सवाल नहीं जैसे सारे आप कहे सही है, तो एक उसी नाम की महिला गई थी जेल, अब पुलिस को 169 छुड़ाने भी जा रही थी, क्या जो भी कार्रवाई होगी नियम के अनुसार होगी और कानून के अनुसार होगी। आप ही कुछ बात कर रहे हैं, मतलब पहले ये कहा गया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त की जाती है बाद में। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के कानपुर से सीधा प्रसारण, जहां पर यूपी के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे और विकास दुबे की घटना से जुड़े हुए मामले के संदर्भ में उन्होंने जानकारी दी कि इस 8 पुलिसकर्मियों को की हत्या करने उनके के मामले में इस पूरे कांड में, बिकरू कांड में वांछित 50,000 का इनामी बदमाश शशिकांत उर्फ सोनू को
पुलिस ने पकड़ा है और उसके पास से इसकी निशानदेही पर विकास दुबे के घर से लूटी गई AK-47 बरामद की गई है, जिसके साथ साथ 17 कारतूस बरामद किए गए और शशिकांत जो कि पकड़ा गया वांछित अपराधी था, उसके घर से इंसास राइफल बरामद की गई है और 20 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। कुल मिलाकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि इस पूरे कांड में 21 वांछित अपराधी थे, जिनमें से 4 को गिरफ्तार किया गया है, 6 को विभिन्न परिस्थितियों में मुठभेड़ में मारा गया है और उसके अलावा कम से कम 11 अभी जो अपराधी हैं वो वांछित हैं। तो कुल मिलाकर धरपकड़ जारी है, तमाम इस घटना की जांच हो रही है और जो भी लोग इस कांड से जुड़े हुए हैं, पुलिस का दावा है कि उन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर चल रहा तनाव अब समय के साथ कम हो रहा है। इस बीच दोनों देशों की सेना के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बैठक आज होगी। दोनों देशों के बीच ये बैठक पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के भारतीय हिस्से में चुशुल में आयोजित की जाएगी। इस बातचीत में दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच ऊंचाई वाले क्षेत्र में शांति और अमन की बहाली को अंतिम रोड मैप देने की कोशिश होगी। बीते दिनों चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स और गलवान घाटी से अपने सैनिकों को वापस बुला चुकी है। इसके अलावा पिछले एक सप्ताह में पैगोंग त्सो क्षेत्र में फिंगर 4 में सैनिकों की उपस्थिति के काफी कम होने की खबर है। आज होने वाली वार्ता में दोनों सेनाओं के बीच पैगोंग और फिंगर इलाके में सेनाओं को कम करने की दिशा में भी बातचीत होने की संभावना है। और अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर पर बीजिंग के दावे को गैर कानूनी बताया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा है कि दुनिया बीजिंग को दक्षिण चीन सागर को अपने समुद्री साम्राज्य के रूप में मानने की अनुमति नहीं दे सकती। पॉम्पियो ने दक्षिण चीन सागर में बीजिंग के दावे को अवैध बताते हुए कहा कि चीन सरकार के पास इस क्षेत्र पर एक तरफा दावा करने का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है और न ही इसका कोई कानूनी आधार है। माइक पॉम्पियो ने दुनिया से चीन के समुद्री साम्राज्य के विस्तार का विरोध करने का आह्वान किया और कहा कि समुद्री इलाके में अमेरिका अपने मित्र राष्ट्रों की संप्रभुता की रक्षा के लिए उनके साथ खड़ा है और बीजिंग के इस अवैध दावे के खिलाफ दक्षिण चीन सागर में अपनी नीतियों को और मजबूत कर रहा है। खबर असम से। असम में पिछले 24 घंटों में बाढ़ की स्थिति अचानक बिगड़ गई है, जिसके कारण 6 लोगों की और मौत हो गई। इससे राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 50 हो गई है। लगातार बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र नदी जोरहाट, तेजपुर, गुवाहाटी, गोलापारा और धुबरी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसके साथ ही सहायक नदियां भी खतरे के स्तर से ऊपर बह रही हैं। राज्य में 21,63,000 से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। राज्य के 33 जिलों में से 27 जिले बाढ़ग्रस्त हैं और 2,700 से अधिक गांवों में पानी भरा हुआ है। ऐसे हालात में 480 राहत शिविरों में 60,000 से अधिक लोगों ने शरण लिए रखी है। राज्य में राहत और बचाव अभियान काफी तेजी से जारी है और पिछले 24 घंटों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ द्वारा 19,500 से अधिक लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। विश्व प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और उसके करीब 95% हिस्सा जलमग्न हो गया है। वन विभाग के मुताबिक बाढ़ के कारण कुल 47 जानवरों की मौत हुई है और 70 जानवरों को बचाया गया है। और अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी अधिकतर इलाकों में हो रही लगातार वर्षा से कई नए स्थानों पर बाढ़ का पानी फैल गया है। दरभंगा में 2 गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है। नदी की तलहटी में बसे गांव पूरी तरह से बाढ़ के पानी से घिर गए हैं और इनका सड़क से संपर्क टूट गया है। उधर पश्चिमी चंपारण के बगहा इलाके में भारी वर्षा के कारण भारत नेपाल सीमा के तराई क्षेत्र चकदहवा में बाढ़ का पानी घुस गया है। एसएसबी ने कई परिवार के लोगों को नाव के सहारे बांध पर सुरक्षित पहुंचाया है। सीतामढ़ी जिले में हो रही लगातार बारिश के कारण जिले के नदी बागमती, अधवारा, मरहा, लखनदेई और अन्य नदियों में जलस्तर बढ़ने के कारण सीतामढ़ी से भीठा मोर नेपाल बॉर्डर तक जाने वाली सड़क पर NH 104 पर पानी भर गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के सभी हिस्सों में व्यापक वर्षा और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। और बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जंगल में पानी और गंडक नदी से निकलकर रिहायशी इलाकों में मगरमच्छों का एक झुंड घुस गया है। इसके बाद वहां मगरमच्छों के हमले में 2 लोग घायल भी हो गए थे। इलाके में किसी और अप्रिय घटना को रोकने के लिए घंटों की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को मोहल्ले के लोगों ने
सफल तरीके से रेस्क्यू किया, उन्हें पकड़ लिया और जंगल के पास गंडक नदी में उसे छोड़ दिया गया। और गुजरात के सौराष्ट्र के कुछ इलाकों में बारिश हो रही है। अमरेली के राजुला और आसपास के गांवों में बारिश की वजह से बिजली सेवाएं बाधित हो गई थी। राजुला और आसपास के इलाकों में बारिश की वजह से धातरवड़ी एक डैम में जलस्तर बढ़ गया है। उधर जूनागढ़ जिले में कल 1 घंटे में 2.5 इंच बारिश हुई। जूनागढ़ के गिरनार में भी भारी बारिश होने की वजह से विलिंगडन बांध का जलस्तर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने राज्य में 16 और 17 जुलाई को दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना जताई है और मछुआरों को आने वाले 2 दिनों तक समुद्र में न जाने के लिए कहा गया है। और बात कोरोना से जुड़ी हुई। कोरोना महामारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भारत में लगातार बढ़ रही है। देश में लोगों के कोरोना से ठीक होने का रिकवरी रेट 63% हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 5,71,459 लोग इस संक्रमण से अब तक ठीक हो चुके हैं। फिलहाल देश में 3,11,565 कोरोना के सक्रिय मामले हैं, जबकि 23,727 लोगों की इससे मौत हुई है। देश में पिछले 24 घंटों में कुल 2,19,000 नमूनों की जांच हुई है। और वहीं कोविड-19 संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए कर्नाटक सरकार आज रात 8 बजे से बेंगलुरु के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में पूर्ण लॉकडाउन लागू कर रही है। ये लॉकडाउन 22 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। लॉकडाउन को लेकर कर्नाटक सरकार ने नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। लॉकडाउन के दौरान राज्य और केंद्र सरकार, स्वायत्त निकायों, निगमों वगैरह के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। बेंगलुरु में गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान किसी भी नई उड़ान या ट्रेन से यात्रा की अनुमति नहीं होगी। टैक्सी, ऑटो रिक्शा और कैब सेवाओं को आपात स्थिति और दिशा निर्देशों के अनुसार ही अनुमति मिलेगी। होटल और रेस्टोरेंट से केवल खाना पैक कराने और होम डिलीवरी को संचालित करने की अनुमति होगी। इसके साथ ही सभी धार्मिक स्थलों को भी बंद रखा गया है। वहीं परीक्षा दे रहे छात्र अपना प्रवेश पत्र का उपयोग करके यात्रा कर सकेंगे और परीक्षा दे सकेंगे। उधर कुलबर्गी में भी कोरोना संक्रमण के मामलों पर रोक लगाने के लिए आज से 20 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन लागू किया गया है। इस दौरान दुकानों को बंद रखा गया है, साथ ही सड़कें भी सुनसान दिखी। और कर्नाटक में राज्य सरकार कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने और लोगों की जिंदगी बचाने के लिए हर तरह से प्रयास कर रही है। इस कड़ी में वहां युवा डॉक्टर्स और नर्सेज की भर्ती की जा रही है। सरकार के इस प्रयास से राज्य में युवा डॉक्टर्स और नर्सेज भी बढ़ चढ़कर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इस विषय पर ज्यादा जानकारी दी हमारी विशेष संवाददाता आयशा खानम ने। यहाँ आए ये तमाम युवा डॉक्टर्स अपने MBBS कोर्स पूरा कर चुके हैं और इनमें से कई हैं जो पैरामेडिकल कोर्सेज से ग्रेजुएट हो चुके हैं और अब उन्हें डायरेक्ट रिक्रूट किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है MBBS डॉक्टर्स के लिए एक बड़ा सपना होता है कि वो MBBS के बाद एक विशेष स्पेशलाइजेशन करें और उस स्पेशलाइजेशन में अपनी डिग्री आगे बढ़ाएं और हासिल करें। लेकिन ये उनके लिए एक बेहतरीन मौका है जहां से वो सीधे अस्पताल से इस कोरोना वायरस के बारे में सीख सकते हैं और अस्पताल ही उनके लिए एक लर्निंग सेंटर बन सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोरोना वायरस जो दुनिया भर के लिए एक मिस्ट्री है, जो दुनिया भर के लिए एक अजूबा है, वो शायद इनके टेक्स्ट बुक्स में नहीं है। तो यही वजह है कि डॉक्टर्स अब इस महामारी से लड़ने के लिए उन तमाम कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स की फौज में शामिल होना चाहते हैं ताकि वो दुनिया भर के डॉक्टर्स के साथ मिलकर इस वायरस को अपने सिस्टम से हटा सकें। कैमरामैन अंचन के साथ आयशा खानम, DD न्यूज़, बैंगलोर। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को अवसर में बदलने की जरूरत है। उन्होंने सतत विकास 2020 पर डिजिटल तरीके से आयोजित संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच पर स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा जारी करते हुए ये बात कही। COVID-19 pandemic has put us all in more than 200 countries in the same boat. The virus does not recognize any distinctions. Therefore, we should all obliterate all divisions and distinctions amongst us and come together to try and convert the prevailing situation into an opportunity for accelerating our progress towards achieving the SDG targets. On behalf of the Government of India, its people, and my own behalf, I express my solidarity with all the countries which are grappling with multiple challenges thrown up by the pandemic.
All member countries are also faced with several pressing challenges, including climate change, the scourge of dehumanizing poverty, human trafficking, and natural disasters. These can be successfully addressed only and only through multilateralism and global solidarity. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जीविका ने कोरोना काल में न सिर्फ आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है, बल्कि इस संकट काल में गरीब और साधनहीन लोगों की मदद भी की है। मास्क बनाने से लेकर गरीबों के बीच मुफ्त अनाज बांटना हो या फिर अस्पतालों में रसोई चलाना, जीविका ने बढ़ चढ़कर योगदान किया है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाई जा रही दीदी की रसोई पर देखिए ये खास रिपोर्ट। हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि ये किसी 5 स्टार होटल के किचन का दृश्य नहीं है। ये है दीदी की रसोई और ये हैं जीविका दीदी। ये रसोई कोरोना के इस दौर में बिहार के अस्पतालों के स्टाफ, मरीजों और उनके परिजनों को सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध करा रही है। इसमें काम करने वाली ये दीदियां थोड़े से प्रशिक्षण के बाद अपने हुनर से लोगों का दिल जीत रही हैं। अच्छा मिल रहा है, दीदी के तरफ से रसोई बहुत अच्छा मिल रहा है। गर्भवती के लेके अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा स्वस्थ खाना मिल रहा है। रसोई जीविका द्वारा चलाया जा रहा है। यहाँ पर हर खाना अच्छा और स्वादिष्ट मिलता है और कम से कम कीमत में मिलता है। ये दीदियां स्वच्छता का खास तौर से ध्यान रखती हैं। कोरोना संकट के इस दौर में जीविका संगठन ने बहुआयामी कार्य किए हैं। मास्क सिले हैं, गरीबों की मदद के लिए घर घर से एक मुट्ठी अनाज इकट्ठा किया है और फिर इस रसोई के जरिए मरीजों और उनके परिजनों की मदद कर रही हैं। कोरोना काल में जीविका मानव संसाधन के इस्तेमाल की एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरी है बिहार में खास तौर से। बिहार का ये आजीविका मिशन है और इसने इस आपातकाल में, इस आपदा के दौर में अवसर के रूप में इसे इस्तेमाल किया है और प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में मदद दी है। कैमरा पर्सन एजाज हुसैन के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस गिब्रियेसस ने कहा है कि अगर कुछ देशों की सरकारों ने ठोस कदम नहीं उठाए तो कोरोना वायरस की स्थिति और बिगड़ सकती है। गिब्रियेसस ने कहा कि जिन देशों में कोरोना का संक्रमण रोकने के प्रावधानों को ठीक से लागू नहीं किया गया था, कम किया गया है, वहां खतरनाक ढंग से मामले बढ़ रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले 1,30,00,000 के पार हो चुके हैं। वहीं अब तक इस महामारी से 5,71,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रमुख प्रकाशन में एक ब्लॉग लिखा है जिसमें पिछले कुछ साल में आर्थिक सुधारों और राजकोषीय समेकन के इतिहास का वर्णन किया गया है। वित्त मंत्री ने लिखा है कि कांग्रेस और यूपीए के कई दशकों के शासन के उलट भाजपा सरकार में सुधार लगातार जारी है। कोविड-19 महामारी से जूझ रही अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन मुहैया कराया जा रहा है। पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में शुरू हुए सुधारों को याद करते हुए वित्त मंत्री ने लिखा है कि 1969 के बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से ये प्रक्रिया जारी हुई है और राष्ट्रीयकरण के वित्तीय समावेशन के वांछित परिणाम नहीं मिले। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।